नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस। और पिछली क्लास में हमने रेडियो एक्टिव तत्व और रेडियो एक्टिवता क्या होती है उनके बारे में अध्ययन किया था कि रेडियो एक्टिव तत्व है जो वो क्या कौन से कण निकालते हैं, अगर वो कुछ ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं तो किस रूप में उत्सर्जित करते हैं, उनकी सक्रियता के बारे में हमने अध्ययन किया था। और अगर वो कुछ कण निकालते हैं स्वतः ही बिना एक्सटर्नल एनर्जी के, बाह्य ऊर्जा के, ऐसे तत्वों को ही हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। उनके इस गुण को या इस क्षमता को हम रेडियो एक्टिवता कहते हैं। ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। अभी उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम उसका अगला वाला पोर्शन लेंगे। और कल भी मैंने या पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जितने भी कण उसमें उपस्थित होते हैं उसी हिसाब से वो कुछ ना कुछ कण जो है बाहर निकलता है। ठीक है ना। तो जिसकी जो रेट होती है, मतलब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कणों को बाहर निकालने की जो उसकी दर होती है वो निश्चित होती है। उसी हिसाब से वो कण जो है बाहर निकालता है। ठीक है ना। तो उस हिसाब से उसमें आधे अगर कण बच जाए तो क्या चीज होगी, उसको अर्धआयु बोलते हैं। तो उसकी एवरेज लाइफ क्या होती है, मैंने बताया था कि जैसे जैसे वो कण उत्सर्जित करता है, कुछ ना कुछ कण जो है वो ऊर्जा की विकिरण के रूप में जब कण निकालता है या तो विकिरणों के रूप में जितनी भी ऊर्जा उत्सर्जित करता है तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि अर्ध आयु क्या होता है। अर्ध आयु किसको बोलेंगे, आदि आयु। ये हम किसके लिए ले रहे हैं, रेडियो एक्टिव तत्वों के लिए ले रहे हैं। ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिव तत्वों की अर्ध आयु क्या होगी अर्ध आयु एक तरह से, क्योंकि कल हमने पढ़ा था रेडियो एक्टिवता क्या होती है और इसके लिए रेडियो एक्टिव तत्वों के लिए उनकी सक्रियता क्या होती है वो भी हमने पढ़ा था। और इसकी इनके लिए जो रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं जो स्वतः ही कुछ ना कुछ कण अपने में से उत्सर्जित करते रहते हैं विकिरण के रूप में, तो उन तत्वों के लिए अर्ध आयु वो समय होता है जहां पर उसमें उपस्थित कणों की संख्या आधी रह जाती है ना। उसमें उपस्थित जितने भी एक्टिव एटम थे, जो सक्रिय परमाणु थे, उनकी संख्या निकलने के बाद कितनी रह जाए, आधी रह जाए। उसी समय को हम क्या बोलते हैं, उसका अर्ध आयु कहते हैं। तो देखिए क्या होता है अर्ध आयु, वह समय अंतराल जिसके अंतर्गत किसी रेडियोएक्टिव तत्व में, वह समय अंतराल, ठीक है ना, मतलब वो एक टाइम पीरियड, समय अंतराल, ठीक है ना, जिसमें क्या करे, वो रेडियोएक्टिव तत्व में सक्रिय नाभिकों की संख्या जो है प्रारंभिक की कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है। रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु कहलाती है, जिसको हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। किससे, टी हाफ से डिनोट करते हैं। तो अर्ध आयु किसी भी रेडियोएक्टिव तत्व की वह समय अंतराल होती है, या वह आयु भी कह सकते हैं, जहां पर उसमें उपस्थित जितने भी सक्रिय परमाणु किसी एक क्षण जितने भी थे, तो एक पर्टिकुलर या निश्चित समय के बाद उसमें सक्रिय परमाणुओं की संख्या आधी रह जाए, उस समय अंतराल को हम क्या बोलते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। इसको हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए हाफ लाइफ क्या होती है, द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच, ऐसा टाइम इंटरवल जिसमें ड्यूरिंग विच द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इनिशियली उसमें जितने भी एक्टिव एटम्स थे उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, ठीक है ना, वो क्या हो जाए, नंबर ऑफ एक्टिव एटम उसमें हाफ हो जाए। अब वो कितने टाइम में हाफ हुए, वही उसकी हाफ लाइफ होती है। ठीक है ना। इज रिड्यूस टू हाफ, its initial value is called the half life of the radioactive substance। तो क्या है, देखिए द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच, मतलब एक ऐसा टाइम इंटरवल जिसमें द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इन अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट में जो एक्टिव न्यूक्लियाई थे वो एक टाइम पीरियड में कितने हो जाएंगे, रिड्यूस टू हाफ, उसके आधे हो जाए। इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। मतलब जैसे मान लेते कि कोई रेडियोएक्टिव तत्व था, ये कोई रेडियोएक्टिव तत्व है। अब इसमें इनिशियली इसमें नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स जो है वो मान लेते हैं 100 थे, टी इक्वल टू 0 पे एन की वैल्यू कितनी थी, 100 थी। उसमें नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स इतने थे या न्यूक्लियाई इतने थे, है ना। अब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, जिसको मान लेते हैं वो टी है, इतने टाइम पीरियड के बाद उसमें नंबर ऑफ एक्टिव एटम पहले के कितने रह गए, अब देखो पहले 100 थे, अब कितने हो गए, 50 हो गए। तो ये जितने भी टाइम में हाफ इसने रिलीज किए हैं रेडिएशन की फॉर्म में, तो अब कितने बच गए इसमें, अब कितने प्रेजेंट है,
कितने उपस्थित है, पहले के कंपैरिजन में प्रारंभ के आधे हैं, तो उसी टाइम इंटरवल में आधे हुए ही इस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है ना। उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, उसका हाफ लाइफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ, ठीक है ना। तो हाफ लाइफ क्या होती है, देखिए कैसे निकालेंगे हाफ लाइफ के, कितना टाइम पीरियड उसने लिया होगा। तो देखिए कल हमने लिया था एक रिलेशन n इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लेमड़ा t मिला था हमको। ये हमने रेडियोएक्टिव डीके लॉ से लिया था, हमने मिला था ये रिलेशन हमको। अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए कि वो टाइम निकालना है। कौन सा टाइम, t, जो भी हमने यहां पे बताया वो t हाफ कब होगा इसके लिए, जब नंबर ऑफ एक्टिव एटम पहले के कितने हो जाए, हाफ हो जाए, ठीक है ना। मतलब मान लेते कि इनिशियली इसमें ये n0 इसकी वैल्यू थी 100, ये क्या थी n0, अब कितनी मिल जाएगी, n0/2 ही तो मिल रही है, क्योंकि n0 थी 50, 100 थे, अब 50 हो गए, मतलब n0/2 हो गया। तो यहां पे n की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, n0/2। अब वो कितने टाइम में हो रहा है, मान लेते हैं कि t हाफ के लिए, कितना लेते हैं, t हाफ, जो उसके पहले का, मतलब इसके इतने टाइम पीरियड में वो इसकी हाफ लाइफ बता रहे हैं कि भाई टी हाफ एक ले रहे हैं, सिंबल ले रहे हैं, आधा टाइम नहीं है, ठीक है ना। ये है कुछ सेकंड्स में या जो भी है उसमें सेकंड्स में मिलेगा, तो वो टी हाफ ले रहे हैं, मतलब इतने टाइम इंटरवल में, कोई भी कितने भी सेकंड हो सकते हैं वो, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए टी n इजगल टू n0/2 जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम में, इतने टाइम में वो हो रहा है, तो इनकी वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो देखिए कितना मिल जाएगा हमको, n0/2 इजगल टू n0 e की पावर माइनस लेमड़ा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ आ जाएगा। तो n0 से n0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए क्या रिलेशन मिलेगा हमको, n0 इजगल टू ये e की पावर माइनस, सॉरी 1/2 इजगल टू e की पावर माइनस लेमड़ा t हाफ। तो देखिए यहाँ पे 1/2 इजगल टू हमको मिल गया e की पावर माइनस लेमड़ा t हाफ, है ना। 1/2 इजगल टू कितना मिल गया, e की पावर माइनस लेमड़ा t हाफ। अब ये e की पावर में है, एक्सपोनेंशियल है, जब e को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये log 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, log 2 होगा कि नहीं होगा, है ना। तो देखिए log इधर ये हो जाएगा log 1/2, log कितना हो जाएगा 1/2। या फिर इसको अगर ऐसे करें, देखिए अब इसको अगर रेसिप्रोकल कर दे, इन दोनों का क्या कर दे, व्युत्क्रम कर दे, तो 1/2 तो हो जाएगा 2, और ये जो e की पावर माइनस लेमड़ा टी है वो हो जाएगा e की पावर लेमड़ा टी प्लस में हो जाएगा। अब जब एक्सपोनेंशियल को इधर लेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, देखिए log e बेस, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, 2 हो जाएगा, और इधर बच जाएगा लेमड़ा टी हाफ, कितना बच जाएगा, लेमड़ा टी हाफ बच जाएगा। ये देखिए, तो ये अपने को रिलेशन मिल रहा है इस चीज से। अभी देखिए अब इसका क्या चीज होता है, कैसे होता है, ये भी मैं बताता हूं आपको। देखिए log 2 इक्वल टू हमको मिल रहा है कितना, लेमड़ा टी हाफ, यही आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। देखिए लेमड़ा टी हाफ इक्वल टू log 2। अब log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.693। तो हमको निकालना क्या था, उसकी हाफ लाइफ निकालनी थी। क्या निकालनी थी, हाफ लाइफ। तो देखिए हाफ लाइफ कितनी मिल जाएगी हमको, टी हाफ इक्वल टू लेमड़ा, इससे डिवाइड हो जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट की हाफ लाइफ जो है वो कितनी मिलेगी, 0.693 अपॉन लेमड़ा के बराबर, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि टी हाफ इक्वल टू कितना मिल रहा है हमको। देखिए वो यहां से भी मिल सकता है, log 2 की वैल्यू 0.693, तो टी हाफ क्या हो जाएगा, लेमड़ा इससे डिवाइड हो जाएगा, तो हमको कितना मिल जाएगा, देखिए टी हाफ इक्वल टू हमको मिल जाएगा 0.693 अपॉन लेमड़ा, ठीक है ना। तो कोई भी रेडियोएक्टिव तत्व जो ले रहे हैं उसमें आधे परमाणु कब रह जाएंगे, इतने टाइम में रह जाएंगे, ठीक है ना। तो वो इसके डीके कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, किस पे, डीके कांस्टेंट पर या लेमड़ा पर डिपेंड करता है। नहीं तो देखिए ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कि पर सेकंड वो कितने निकाल रहे हैं, है ना। अगर उसकी सक्रियता दे रखी हो कि इतने कण पर सेकंड वो निकाल रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। यहां तो आपको क्या है, डीके कांस्टेंट अगर दे रखा हो, क्षय नियतांक अगर लेमड़ा की वैल्यू दे रखी हो, तो 0.693 में लेमड़ा का डिवाइड कर दो, तो जो भी रेडियोएक्टिव तत्व होगा उसकी आपको अर्ध आयु पता चल जाएगी या हाफ लाइफ आपको पता चल जाएगी। अब ऐसे ना पूछे डीके कांस्टेंट की फॉर्म में,
कि कोई रेडियोएक्टिव तत्व पर सेकंड जो है इतने कण उसमें से निकाल रहा है, मतलब अपने में से पर सेकंड इतने निकाल रहा है। तो एक सेकंड में इतने निकाल रहा है, मान लेते कि उसमें 100 थे, 100 का ही एग्जांपल ले लेते हैं, और 10 कण वो क्या कर रहा है, पर सेकंड निकाल रहा है, मतलब एक सेकंड में 10 कण जो है वो, या 10 विकिरण जो है, यहां विकिरण के रूप में 10 कण वो निकाल रहा है। ठीक है, 10 न्यूक्लियाई निकाल रहा है। तो एक सेकंड में 10 निकालेगा तो उसकी हाफ लाइफ कितनी मिल जाएगी आपको? देखो, एक सेकंड में 10 है, दूसरे सेकंड में कितने निकालेगा? 20, तीसरे सेकंड में 30, चौथे सेकंड में कितने निकालेगा? 40, पांचवें सेकंड में 50। तो 5 सेकंड इसकी क्या हो जाएगी? अर्ध आयु। क्या 5 सेकंड होगी? नहीं होगी, क्योंकि एक सेकंड में 10 निकाला है तो उसमें कितने, पहले 100 थे तो 100 के हिसाब से उसने 10 निकाल रहा है, तो 90 के हिसाब से 10, देखिए 10%, तो उस रेट से निकालेगा। तो ऐसे भी आप ये मत लेना, ठीक है। तो उसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा? डीके कांस्टेंट निकालना पड़ेगा रेडियोएक्टिव लॉ के लिए। कई बार यही गलती होती है आपसे कि एक सेकंड में 10 निकाल रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज भी नहीं करनी है आपको कि एक सेकंड में अगर 10 निकाल रहा है तो दूसरे सेकंड में 20 निकालेगा, तीसरे सेकंड में 30, 40, 50, ये तो ले लिया आपने 5 सेकंड, लेकिन एक्चुअल में वो 5 सेकंड नहीं होगा। इसलिए मतलब अगर 5 सेकंड के बाद देखिए 10 सेकंड में तो पूरा खाली हो जाएगा, जो कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसमें अगर एक सेकंड में 10 निकाल रहा है तो उसके डीके, मतलब जो भी रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन का जो लॉ है उसके हिसाब से हमको निकालना पड़ेगा कि dN अपॉन dt जो है वो किस पे डिपेंड करता है? n पे डिपेंड करता है। तो dN अपॉन dt देखिए पर सेकंड वो कितने निकाल रहा है? 10, या जो भी रेट निकाल रहा है। तो dN अपॉन dt इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इसमें कितने? 100। तो उसके लिए हमको पहले उसका डीके कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहां से हम dN अपॉन dt निकाल सकते हैं। देखिए अगर dt अगर एक सेकंड ले लेते, एक सेकंड में कितना ले रहा है वो? नंबर 10 ले रहा है, और उसमें एक्टिव एटम कितने हैं? 100। मतलब ये तो मिल गया आप लोगों को 10 सेकंड, सॉरी 10 कण पर सेकंड, है ना। और ये किस पे? अब यहाँ पे हमको पता है कि लैम्बडा, और इनिशियली कितने थे इसमें? कितने थे? 100। तो यहां से लैम्बडा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? देखिए 10 मिल जाएगी। तो इस लैम्बडा की वैल्यू फिर यहाँ पे आपको पुट करनी है। तो देखिए कितना मिल जाएगा? 0.693 अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा कितना मिला हमको? 10 मिल रहा है, ठीक है ना। तो वो 10 यहाँ पर, सॉरी 1/10 मिल रहा है। लैम्बडा की वैल्यू कितनी मिल रही है? 1/10 मिल रही है, ठीक है ना। तो वो 1/10 जो है वो आपको यहाँ पे पुट करना है। तो कितना मिल जाएगी इसके लिए? अगर वो एक सेकंड में 10 निकाल रहा है, ठीक है ना, एक कंडीशन दी है आपको, तो इस हिसाब से देखिए कितना मिल रहा है उसके लिए डीके कांस्टेंट, क्षय नियतांक 1/10 मिल रहा है। तो इसके लिए हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी? 0.693 अपॉन 1/10। तो 10 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा इसके लिए? टी हाफ लाइफ देखिए 0 पॉइंट नहीं लगेगा, मतलब अब आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 6.93 सेकेंड ये इसका डीके कांस्टेंट, सॉरी हाफ लाइफ मिल जाएगी। ये क्या मिल जाएगी इसकी? हाफ लाइफ या अर्ध आयु। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये था अर्ध आयु का कॉन्सेप्ट, हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट था ये। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। देखिए क्या है? मध्य आयु या औसत आयु। भाई हाफ लाइफ है तो उनकी एवरेज लाइफ भी होगी। अब एवरेज लाइफ क्यों होगी, मतलब किस हिसाब से? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जितने भी कण वो निकल रहे हैं वो उसकी एक फिक्स रेट के हिसाब से निकालता है। जितने भी नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स उसमें होते हैं उसी के हिसाब से वो कुछ ना कुछ रेट में निकालता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे माध्य आयु या औसत आयु क्या होगी कि सभी जनक परमाणुओं के कुल जीवन काल और नमूने में मौजूद परमाणुओं की कुल संख्या का अनुपात रेडियोएक्टिव तत्व की औसत आयु कहलाता है। भाई एवरेज हम ऐसे ही तो लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ जो भी चीज है उसमें, मतलब जितने भी है उनका सबका सम, और फिर नीचे नंबर, यही तो लेते हैं कि सबका योग और जितने थे उनका अनुपात। ऐसे ही तो हमको हमेशा एवरेज मिलता है। तो यहां पे भी यही कर रहे हैं हम
कि सभी जनक परमाणु का कुल जीवन काल ले लेते हैं, जितने भी जनक परमाणु थे उनका कुल क्या ले लेते हैं, समय या उनकी आयु ले लेते हैं, जीवन काल। और उस नमूने में जितने भी परमाणु कुल संख्या में जितने भी एक्टिव एटम इनिशियली प्रारंभ में प्रेजेंट थे उनका क्या कर देंगे, हम अनुपात ले लेंगे। तो उससे हमको क्या मिल जाएगी, उस रेडियोएक्टिव तत्व की औसत आयु मिल जाएगी। तो देखिए औसत आयु के लिए, औसत आयु को इससे डिनोट करते हैं टाउ से, टॉ से कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या चीज मिल रही है हमको, टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल एटम, मतलब सभी परमाणुओं की कुल आयु, मतलब कुल आयु मतलब उनके कुल आयु का योग कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है ना। तो इनसे क्या मिल जाएगी हमको, इसकी कुल सभी की आयु, और नीचे क्या है देखो टोटल नंबर ऑफ एटम और कुल परमाणुओं की संख्या। जो भी रेडियोएक्टिव तत्व ले रहे हैं ना उन तत्वों की कुल औसत आयु, कुल मतलब आयु कितनी है उनका योग है ना, और कुल परमाणुओं की संख्या का अगर उसमें भाग दे तो हमको क्या मिल जाएगी, औसत आयु मिल जाएगी। तो देखिए औसत आयु को किससे डिनोट कर रहे हैं, टॉर्क से, ठीक है ना, टाउ से भी कह सकते हैं आपने, टॉर्क, ये ठीक है, वही लिया यहाँ पे देखिए टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल एटम्स और टोटल नंबर ऑफ एटम। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अभी देखिए पहले ये तो आप ये जानना जरूरी है, ये अगर पता रहेगा तो ये आप इजीली कर पाओगे। तो देखिए सभी जनक परमाणु की कुल जीवन काल और उस नमूने में मौजूद कुल परमाणुओं की संख्या का अनुपात, जितने भी परमाणु थे उसमें नंबर ऑफ एक्टिव एटम, कोई भी हमने रेडियोएक्टिव तत्व लिया है ना, उस तत्व में जितने भी सक्रिय परमाणु हैं उनकी जो कुल आयु जो है उनका योग, मतलब हर एक परमाणु जितने भी निकल रहे हैं उसके हिसाब से उसका अगर कुल परमाणुओं का अगर क्या कर रहे हैं लाइफ उनकी ले टोटल एटम्स की उनका योग हो जाएगा, और जितने भी थे उसमें उपस्थित उन कणों का ही क्या करना है, भाग दे, अगर उनका दे तो उनको क्या मिल जाएगी, उसकी औसत आयु या माध्य आयु मिल जाएगी। वो यहाँ पे लिया हमने, ठीक है ना। तो मीन लाइफ और एवरेज लाइफ क्या होती है, द रेशियो ऑफ द टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल पेरेंट एटम्स, द रेशियो ऑफ टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल पेरेंट एटम्स, जितने भी पेरेंटल एटम्स उसमें थे है ना, टू दी टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट in the sample is called the average life of the radioactive element। मतलब टोटल नंबर ऑफ जितने भी पेरेंटल न्यूक्लियाई थे या एटम्स थे उनका टोटल लाइफ और उसमें जितने भी नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स थे उन दोनों का अगर हम एवरेज ले तो हमको क्या मिल जाएगा, या उन दोनों का अगर रेशियो ले तो हमको मीन लाइफ या एवरेज लाइफ मिल जाएगी। तो एक तरह से जितने भी नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स थे उनकी एवरेज लाइफ ही निकाल रहे हैं, उनका एवरेज ही उसकी एवरेज लाइफ होती है, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे मिलेगा हमको, टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल एटम्स और टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब देखो टोटल लाइफ टाइम कैसे निकालेंगे, अब तो देखिए टी तो हो गया वो उनका, ले लेते कि लाइफ टाइम है किसके लिए, डीएन के लिए, जितने भी नंबर हो वो वहां से डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और क्या करना है, उनका कुल योग करना है ना, टोटल लाइफ टाइम लेना है उनके लिए। तो ये तो नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स का समय एक मिल गया, उनका कहां से कहां तक, 0 से n0 तक, जितने भी नंबर ऑफ एक्टिव एटम इनिशियली 0 या n0 तक, टोटल उनके जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना ऑल एटम्स का, ये आ गए 0 से n0 टोटल आ गए, उनका टोटल टाइम ले रहे हैं हम कि कितने टाइम के लिए वो बचेंगे, है ना। उनका हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब एक तरह से समेशन निकाल रहे हैं, बीजगणितीय योग कर रहे हैं। तो देखिए टी डीएन हो गया, अब टी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, देखिए माइनस लेमड़ा n0 टी ई की पावर माइनस लेमड़ा टी डी टी, मतलब टी तो ऐसे का ऐसे ही है, इस डीएन की वैल्यू हम पुट करेंगे, कहां से करेंगे, तो देखिए डीएन अपॉन डी टी हमने कल निकाला था, डीएन अपॉन डी टी क्या मिला था, dn अपॉन dt इक्वल टू लेमड़ा n मिलता है ना। तो बस यहां से इस dn की वैल्यू यहां पे पुट कर रहे हैं हम, तो dn इक्वल टू कितना मिल जाएगा, लेमड़ा n dt, ये माइनस भी आता है साथ में तो माइनस इधर आ जाएगा, वो आपको देखने को मिल रहा है।
तो माइनस लेमड़ा एन, अब एन इजगल टू भी पीछे बताया मैंने क्या लेंगे, तो डी एन इजगल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस लेमड़ा एन जीरो ई की पावर माइनस लेमड़ा टी और साथ में डी टी। तो देखिए डी एन ये आ गया पूरा, और टी जो है उनकी टोटल लाइफ लेनी है ना उसके लिए, तो ये मिल गया टी डी एन। अब टी की वैल्यू यहाँ पे टी तो ये रहा, और बाकी इन डी एन की वैल्यू माइनस लेमड़ा एन जीरो ई की पावर माइनस लेमड़ा टी डी टी। अब ये देखिए कहां से कहां ले रहे हैं हम, इंफिनिटी से जीरो, या जीरो से इंफिनिटी भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना। यहां पे होगा माइनस है इसलिए इंफिनिटी से जीरो ले रहे हैं हम, भाई टोटल टाइम इनका कितना हो सकता है, मैंने बताया था स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है ना। तो जब वो डिसइंटीग्रेट करेंगे तो इंफिनिटी इनकी लाइफ टाइम वैसे हो सकती है क्योंकि स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर इसको उल्टा करें, इसका रेसिप्रोकल करें, जो कि आपको पता है जीरो से अगर इनफाइनाइट करेंगे तो माइनस हट जाएगा, तो यहां पे कितना मिल जाएगा, देखिए लेमड़ा एन जीरो। अब ये इंफिनिटी से जो जीरो था वो हो गया जीरो से इंफिनिटी टी की पावर टी ई की पावर माइनस लेमड़ा टी और डी टी आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से इंफिनिटी के लिए, ठीक है ना। जीरो से क्या करेंगे, इंफिनिटी के लिए इसका इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे क्यों आ रहा है ये इंफिनिटी, क्योंकि कोई भी अगर पार्टिकल नहीं डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो उसकी लाइफ टाइम क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी ना। और एन जीरो के लिए क्या होगी, लगभग अगर पूरे ही निकाल दे मतलब क्या हो गया, कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। तो इस हिसाब से इसका ये इंटीग्रेशन भी हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही नहीं ले रहे इनफाइनाइट के जीरो, ऐसे मन से नहीं ले रहे हैं। जीरो अगर है तो उसकी लाइफ क्या होगी, टोटल अगर देखे तो इनफाइनाइट टाइम के लिए रहेगा वो, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। और अगर एन जीरो पूरे ही निकल जाए, डी एन जो है वो पूरे क्या हो जाए, निकल जाए, तो मतलब कितना हो जाएगा, जीरो, कोई लाइफ नहीं होगी, मतलब खत्म हो गया पूरा ही न्यूक्लियस जो है, ठीक है ना। तो ये माइनस अगर इसको रेसिप्रोकल करते तो माइनस आता है, ये आपको पता ही है ना। तो जीरो से इंफिनिटी हो गया, और ये टी ई की पावर माइनस लेमड़ा टी डी टी हो गया। अब देखिए लेमड़ा एन जीरो तो कांस्टेंट है, लेमड़ा एन जीरो तो क्या हो गया, कांस्टेंट। अब जीरो से इंफिनिटी वाली ये जो बीच में है देखिए, तो इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले t को रखेंगे कांस्टेंट और e की पावर माइनस लेमड़ा t का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो वही किया हमने, देखिए t को क्या कर दिया, कांस्टेंट रखा, और e की पावर माइनस लेमड़ा t का e की पावर माइनस लेमड़ा t, और लेमड़ा t का माइनस लेमड़ा t का माइनस लेमड़ा बच गया, और उसको लिमिट रख दी जीरो से इंफिनिटी जो इंटीग्रेशन में है। फिर क्योंकि दो का मल्टीप्लीकेशन है, दो फंक्शन है यहाँ पे, पहले t को कांस्टेंट, e की पावर माइनस लेमड़ा t का डिफरेंशिएशन, फिर e की पावर माइनस लेमड़ा t का कांस्टेंट और t का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो देखिए क्या मिल जाएगा यहाँ पे, माइनस जीरो टू इंफिनिटी, और यहाँ पे आ जाएगा इसका, देखिए इसको कांस्टेंट रखा, इसका इंटीग्रेशन, फिर इसको कांस्टेंट रखा dt अपॉन dt, और e की पावर माइनस लेमड़ा t तो वो साथ में बच ही रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मिल गया, देखिए e की पावर माइनस लेमड़ा t अपॉन माइनस लेमड़ा और dt, क्योंकि ये इंटीग्रेशन के लिए जब डबल फंक्शन होता है तो एक वो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। ये देखिए मैं बता देता हूं आपको कि इंटीग्रेशन अगर हो रहा है और दो फंक्शन है a और b डॉट में, और किसी के भी साथ इसका अगर इंटीग्रेशन इन दोनों फंक्शन का किया जा रहा है, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, पहले a को कांस्टेंट रखेंगे और क्या करेंगे, b का इंटीग्रेशन, फिर माइनस ये इंटीग्रेशन लेंगे, और अंदर हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, पहले a का डिफरेंशिएशन, और साथ ही इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, दूसरे वाले का b dx। फिर है इसका क्या करेंगे, वापस इनका बीच में जो भी चीज मिलेगा वो वापस इसके साथ जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यही फॉर्मुलेशन यहाँ पे भी यूज किया गया। देखिए पहले t को कांस्टेंट, फिर सेकंड फंक्शन e की पावर माइनस लेमड़ा t का इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन लिया है, और इस t का क्या किया है डिफरेंशिएशन, तो वो तो 1 हो गया, तो 1 हो गया, फिर e की पावर माइनस लेमड़ा t भी है, और इसका वापस इंटीग्रेशन किया d की पावर माइनस लेमड़ा t, क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन भी हो रहा है, इसीलिए ये का ये फंक्शन वापस आया e की पावर माइनस लेमड़ा t अपॉन माइनस लेमड़ा t। लेकिन ये वाला इंटीग्रेशन बाहर तो बचा है ना जो dx के रेस्पेक्ट में, इसीलिए dt यहाँ पे वापस आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल गया हमको, देखिए लेमड़ा था, अगर इसमें लिमिट पुट करते हैं, या लेमड़ा तो चलो कांस्टेंट है बाहर ही ले लेते, ये लेमड़ा से लेमड़ा कट गया, और यहाँ पे माइनस एन जीरो आ गया, देखिए इसको बाहर ले लिया, कांस्टेंट था इसलिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, e की पावर माइनस लेमड़ा टी अपॉन माइनस लेमड़ा तो था, इसका वापस इंटीग्रेशन करेंगे dt के रेस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, ये देखिए e की पावर माइनस लेमड़ा, वो माइनस लेमड़ा तो नीचे था ही, e की पावर माइनस लेमड़ा टी का वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा,
ये देखिए e की पावर माइनस लैम्बडा टी और साथ में नीचे आ जाएगा माइनस लैम्बडा टी। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज देखने को मिल रही है कि एन जीरो माइनस में जो भी हमने बोला था कि लैम्बडा यहाँ से भी ले लिया और वहां से भी ले लिया। भाई लैम्बडा अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी माइनस लैम्बडा और माइनस लैम्बडा यहाँ से भी है, पूरा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसलिए ये लैम्बडा से लैम्बडा तो ये कट गया और माइनस एन जीरो बच गया, तो यहाँ से भी लैम्बडा गया। अब वापस जब इसका इंटीग्रेशन किया तो देखिए क्या मिल रहा है, dt के रेस्ट में e की पावर माइनस लैम्बडा टी अपॉन माइनस लैम्बडा वापस मिल रहा है। अब हम लिमिट पुट करेंगे दोनों में, तो क्या चीज मिलेगी, बाहर तो माइनस एन जीरो ही बच रहा है। यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे देखिए किसकी, t की लिमिट है, क्योंकि t की जगह पे जब जीरो पुट करेंगे ये वाला फंक्शन पहले ही पूरा जीरो हो जाएगा। फिर जब माइनस में क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए e की पावर माइनस लैम्बडा और यहाँ पे इंफिनिटी मतलब माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी। तो e की पावर माइनस इंफिनिटी भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे वो की वो चीज करे देखिए, क्योंकि लैम्बडा तो अब ये दूसरा लैम्बडा सॉरी। तो जब पहले यहाँ अपर लिमिट ले लेते हैं, इंफिनिटी रखें यहाँ पे, तो इंफिनिटी कितना हो जाएगा, इंफिनिटी रखेंगे e की पावर माइनस इंफिनिटी जो कि जीरो। फिर e की पावर जब जीरो रखेंगे t की जगह पे तो e की पावर कितनी आ जाएगी, जीरो, और वो लैम्बडा जो है माइनस में बच ही रहा है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे भी तो ये माइनस था, e की पावर माइनस लैम्बडा टी, इंफिनिटी रखे अगर तो e की पावर माइनस इंफिनिटी फिर अपॉन माइनस लैम्बडा, फिर माइनस हो जाएगा कितना, e की पावर जीरो और ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक है ना। तो लैम्बडा हो जाएगा ये प्लस का, इसीलिए यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ माइनस का, क्योंकि ये वाला अंदर वाला फंक्शन सिर्फ प्लस का ही मिलेगा। तो e की पावर जीरो अपॉन लैम्बडा यही बचेगा। तो देखिए e की पावर जीरो मतलब वन, तो जीरो माइनस एन जीरो, जीरो माइनस वन अपॉन लैम्बडा इज बच जाएगा एन जीरो अपॉन लैम्बडा, ठीक है ना। तो देखिए एवरेज लाइफ और मीन लाइफ जब वो कितने मिल रही है, देखो टोटल अपॉन एन जीरो। अब ये तो हमने सिर्फ इसका एवरेज निकाला ऊपर वाले का, वो टोटल है ना, ये तो लिया हमने, देखो टोटल लाइफ टाइम। अब उसमें अगर एन जीरो का डिवाइड कर दे तो एन जीरो से एन जीरो कट जाएगा, मतलब मीन लाइफ हमको कितनी मिल रही है, एवरेज लाइफ जो है औसत आयु वन अपॉन लैम्बडा मिल रहा है। तो देखिए अगर हम अर्ध आयु और मीन लाइफ, देखिए मीन लाइफ हमको अगर टॉ ए अगर देखे तो कितनी मिल रही है, वन अपॉन लैम्बडा, और टी हाफ हमको कितनी मिल रही थी, 0.693 अपॉन लैम्बडा। तो देखिए इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस पर बेस्ड, ये देखिए ये तो होगी एवरेज लाइफ, ये हो गई हाफ लाइफ, मतलब ये तो औसत आयु और ये अर्ध आयु, तो इनके बीच में रिलेशन से कुछ पूछ सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा तो टी हाफ इजगल टू है 0.693 अपॉन लैम्बडा, ये पहले ले लिया हमने। और एवरेज लाइफ जो हमको मिल रही है टॉ ए, वो कितनी मिल रही है हमको, वन अपॉन लैम्बडा ओनली। तो यहां पर अगर देखें तो वन अपॉन लैम्बडा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टॉ ए। तो टी हाफ और एवरेज लाइफ में क्या रिलेशन है, देखिए 0.693 टॉ ए। तो इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकता है कि अर्ध आयु और औसत आयु, या तो औसत आयु दे दी या अर्ध आयु दे दे, अर्ध आयु दे दी कि इसकी औसत आयु क्या होगी, या औसत आयु दे दी तो इसकी अर्ध आयु क्या होगी। तो वो आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। हमको ये पता है कि टी हाफ और टी एवरेज कितना होता है, तो इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैसे आपको बोल दिया कि किसी रेडियोएक्टिव तत्व की हाफ लाइफ जो है वो 5 सेकेंड, कितनी है, 5 सेकेंड है, तो उसकी एवरेज लाइफ क्या होगी, एवरेज लाइफ क्या होगी मतलब औसत आयु क्या होगी, उसकी अर्ध आयु अगर 5 सेकंड है तो औसत आयु कितनी मिलेगी हमको, देखिए औसत आयु क्या मिलती है, अर्ध आयु की 0.693, है ना। तो ये 5 हो गया और नीचे कितना आ जाएगा 0.693। इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए पॉइंट हटाए 5000 आ गया। अब 5000 में अगर हम इसका डिवाइड करते हैं 5000 में 693 का तो कितना आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, 6 को अगर मल्टीप्लाई करें तो मतलब 7 से मान ले तो 7 लगभग 7 सेकंड आएगा। एवरेज लाइफ लगभग कितनी आएगी इसकी, 7 सेकंड अप्रोक्स, कितनी आएगी 7 सेकंड की, 7 7 पॉइंट कुछ आएगी, मतलब लगभग 7 सेकंड उसकी औसत आयु मिलेगी, है ना। तो देखिए 5 सेकंड अगर इसकी अर्ध आयु है तो 7 सेकंड उसकी एवरेज लाइफ मिलेगी, क्योंकि हमको पता है इनमें ये रिलेशन होता है। अब वही अगर औसत आयु दे दी आपको, क्या दे दी, औसत आयु, अब जरूरी नहीं सेकंड में मिले,
किसी किसी की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, सालों तक भी मिल सकती है, ठीक है ना। तो औसत आयु अगर दे दी, मान लेते कि भाई औसत आयु जो है किसी तत्व की वो 10 सेकंड है, मतलब एवरेज वो इतने टाइम के लिए रह रहा है, एवरेज उसकी लाइफ है, तो उसकी अर्ध आयु कितनी होगी। तो बस सीधा सा आपको क्या करना है, अर्ध आयु जो है वो 0.693 है, और औसत आयु जो एवरेज लाइफ है उसकी कितनी है 10, तो कितने सेकंड मिल जाएगा, देखिए 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 6.93 सेकेंड्स, ये उसकी क्या मिलेगी, अर्ध आयु मिलेगी। चलिए पीछे वाला अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी ले लीजिए, ये रिलेशन है, ठीक है ना, ये दोनों में रिलेशन है, किसके किसके बीच में संबंध है, अर्ध आयु तथा औसत आयु, अर्ध आयु तथा औसत आयु में संबंध, ठीक है ना। क्या ले रहे हैं हम, रिलेशन बिटवीन एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, ठीक है ना। चलिए तो ये वाला यही है रिलेशन, जो अर्ध आयु और औसत आयु में रिलेशन ले, यही वाला है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अभी देखिए क्या हम जितने भी अगर ले तो रेडियोएक्टिव तत्व ले रहे हैं, रेडियोएक्टिव तत्व के लिए अगर इस किसी रेडियोएक्टिव तत्व जो स्वतः ही कुछ कण निकाल रहा है, लेकिन अगर उस पर कुछ कणों की अगर उन पर बौछार की जाए तो वो एक क्या करते हैं, या तो दो हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाते हैं, या फिर दो हल्के नाभिक भी मिलकर क्या करते हैं, एक बड़े नाभिक में बदल सकते हैं। तो उसी के हिसाब से नाभिक की अभिक्रिया भी हमको देखने को मिलती है ना। तो क्या होती है नाभिक की अभिक्रियाएं, कि जब कोई कण किसी मूल नाभिक से टकराता है, मतलब जब कोई कण किसी मूल नाभिक से, जो भी रेडियोएक्टिव नाभिक या तत्व ले रहे हैं उसके नाभिक से जब कोई कण टकराता है तो वह अस्थिर नाभिक में परिवर्तित हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है, एक अस्थिर नाभिक में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जैसे कोई भी एक नाभिक ले रहे हैं, मूल नाभिक है, उससे अगर कोई कण जाके अगर टकराए, कोई कण जाके अगर टकराता है तो उसकी रिएक्टिविटी को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, ठीक है ना। तो वो अस्थिर नाभिक में परिवर्तित हो जाता है, जिससे यौगिक नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे यौगिक नाभिक कहते हैं। जो अस्थिर नाभिक में परिवर्तित हुआ है किसी कण के टकराने से, जो मूल नाभिक हमने लिया था वो किसी कण से टकराया, और कण के टकराने से वो किसमें परिवर्तित हुआ, अस्थिर नाभिक में परिवर्तित हुआ। किसमें, अस्थिर नाभिक में, जिसे उस अस्थिर नाभिक को हम क्या कहते हैं, यौगिक नाभिक कहते हैं, जो भी मूल नाभिक हमने लिया था, ठीक है ना। इसके बाद वह एक नए स्थिर नाभिक में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। जो भी अपने कण टकराने के बाद अस्थिर नाभिक में जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई में जो कन्वर्ट हुआ था, जिसे हम क्या कर रहे थे, कंपाउंड न्यूक्लियर कहते थे, न्यूक्लियस, है ना। जो उसके बाद क्या करता है, स्थिर नाभिक में या स्टेबल न्यूक्लियाई में वो कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित होता है, और एक नया कण विकिरणित ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होता है। और एक नया कण विकिरण ऊर्जा के रूप में क्या होता है, उत्सर्जित होता है। इसे नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो नाभिकीय अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कितने, 2 प्रकार की। अब कौन कौन सी होती है नाभिकीय अभिक्रिया, देखिए 2 प्रकार की, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। नाभिकीय अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो देखिए न्यूक्लियर रिएक्शंस अभी मैंने बताई, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है कि व्हेन एनी पार्टिकल बॉम्बार्ड ऑन एनी पेरेंटल न्यूक्लियस, जब किसी पेरेंटल न्यूक्लियस पे कोई पार्टिकल जो है बॉम्बार्ड किया जाए अगर, ठीक है ना,
तो वो क्या होता है, देन इट बिकम इनटू अनस्टेबल न्यूक्लियस, तो वो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, विच इज कॉल्ड, जिसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड न्यूक्लियस। आफ्टर दैट इट बिकम इनटू अ न्यू स्टेबल न्यूक्लियस, जिसके बाद ये क्या है, एक नए स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, एंड अ न्यू अनदर पार्टिकल इज एक्सर्ट विथ रेडिएटेड एनर्जी, और एक नया पार्टिकल जो है रेडिएटेड एनर्जी से क्या होता है, के साथ एक्सर्ट होता है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। और ये कितने टाइप की होती है न्यूक्लियर रिएक्शन, दो टाइप की, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ये दो प्रकार की रिएक्शंस होती है नाभिकीय अभिक्रियाएं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो जब किसी मूल नाभिक पे अगर कोई कण आके टकराता है तो उसकी सक्रियता को क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है और उसको एक अस्थिर नाभिक में बदल सकता है, जिससे क्या होता है, वो एक फिर नए स्थायी नाभिक में या स्थिर नाभिक में कन्वर्ट होता है, परिवर्तित होता है, और कुछ ऊर्जा जो है विकिरण के रूप में क्या करता है, वो उत्सर्जित करता है। इन्हें ही नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। चलिए अभी देखिए आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या होती है, कि वह प्रक्रिया, अभी क्या ले रहे हैं, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया ले रहे हैं, कि वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक जो है, भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप नाभिकीय बंधन ऊर्जा तथा नाभिक की स्थिरता बढ़ती है, उसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक जो है दो हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है, और उसके फलस्वरूप क्या देखने को मिलता है हमको, कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा और नाभिक की स्थिरता जो है वो बढ़ती है। जैसे कि जब एक धीमा न्यूट्रॉन, जिसके तापीय न्यूट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है ना, धीमा न्यूट्रॉन या तापीय, धीमा न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, तापीय न्यूट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है ना। जो स्लो न्यूट्रॉन होते हैं ना, उनको थर्मल न्यूट्रॉन भी कहते हैं या तापीय न्यूट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है ना। जब एक धीमा या तापीय न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 से टकराता है, यूरेनियम 235 से टकराएगा वो, तो क्या होगा, तो अस्थिर यूरेनियम समस्थानिक 236 बनता है। तो एक अस्थिर, देखो यही बताया था मैंने कि जब कोई कण उससे टकराता है तो पहले उसको अस्थिर कण में परिवर्तित करता है, फिर कुछ ऊर्जा उत्सर्जित करके वो एक स्थिर किसी तत्व में कन्वर्ट होता है, दो में विभक्त होने के बाद, ठीक है ना, 236 में बनता है। तत्पश्चात यह दो हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, ये दो हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है। क्या क्या ले रहे हैं, कि यूरेनियम 235 पर जब एक तापीय न्यूट्रॉन या धीमा न्यूट्रॉन उससे टकराता है तो वो पहले एक अस्थिर नाभिक में कन्वर्ट हो जाता है 236। देखिए वो यूरेनियम के समस्थानिक 236 बनाता है, ये 236 बनाया, फिर वो क्या करता है, दो स्थिर नाभिकों में या हल्के नाभिकों में क्या करता है, विभक्त हो जाता है, कुछ ऊर्जा उत्सर्जित करने के बाद। साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, 3 न्यूट्रॉन और हमको दे रहा है। देखिए एक ही न्यूट्रॉन की बौछार की थी, पहले वो अस्थिर नाभिक में क्या हुआ, बदला समस्थानिक के रूप में, फिर वो अस्थिर से स्थिरता की तरफ बढ़ रहा है। देखिए बेरियम और क्रिप्टॉन दो बने नए, ठीक है ना, और 3 न्यूट्रॉन जो है साथ में ऊर्जा के साथ वो क्या करता है, निकालता है ना। तो देखिए अगर यहाँ पे देखिए 56 और 36 कितना हो गया, 92, लेकिन यहाँ पे देखिए 141 और 92 कितना हो रहा है, 141 और 92 क्या उसके बराबर मिल रहा है 236 या 235 के, नहीं मिल रहा है। ये 3 न्यूट्रॉन यहां पर भी उनका भी भार साथ में मिलेगा, तो ये स्थिर नाभिकों की तरफ टूट के और उसकी तरफ स्थिरता अपनी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, और कुछ ऊर्जा भी क्या करते हैं, ये उत्सर्जित करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या एक न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन जाके देखिए यूरेनियम 235 से टकरा रहा है, टकराया यूरेनियम 235 से ये वाला न्यूट्रॉन जाके, तापीय न्यूट्रॉन जिसको बोलते हैं, तो यूरेनियम देखिए किसमें कन्वर्ट हो गया, क्रिप्टॉन और बेरियम में, ठीक है। और साथ ही साथ क्या कर रहा है, देखिए 3 न्यूट्रॉन भी हमको दे रहा है। ये 3 न्यूट्रॉन वापस 3 यूरेनियम पे टकरा के उनको वापस क्या करेगा, और 2 हल्के नाभिकों में विभक्त करेगा। नहीं तो सिर्फ नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया देखे तो न्यूट्रॉन आ रहा है इससे टारगेट न्यूक्लियस पे टकराया, और फिर क्या किया, उसको 2 हल्के नाभिकों में विभक्त किया, और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन और मिले हमको।
ये जो 3 न्यूट्रॉन अगर और यूरेनियम पे टकराए तो वो और यूरेनियम को क्या करेगा, 2 हल्के नाभिकों में तोड़ता जाएगा, वैसे 3-3 और निकालता जाएगा ऊर्जा के साथ। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे ऊर्जा भी मिलती है, बहुत सारे न्यूट्रॉन भी मिल रहे, तो वो आगे से आगे यूरेनियम को तोड़ते जाएंगे, समस्थानिक में उसके 236 में बनाते जाएंगे और बेरियम क्रिप्टॉन में तोड़ के जाएंगे। तो उससे हमको क्या चीज देखने को मिलती है कि एक श्रृंखला अभिक्रिया हमको देखने को मिलती है। ठीक है ना। तो क्या होती है श्रृंखला अभिक्रिया, कि जब एक मंद न्यूट्रॉन की, मंद मतलब वही तापीय न्यूट्रॉन, धीमा न्यूट्रॉन, कि जब एक मंद न्यूट्रॉन की बौछार यूरेनियम नाभिक पर की जाती है तो वह 2 हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है तथा विखंडन के फलस्वरूप 3 न्यूट्रॉन तथा बहुत मात्रा में ऊर्जा जो है प्राप्त होती है हीट के रूप में। ठीक है ना। एवं ये 3 न्यूट्रॉन आगे इस विखंडन अभिक्रिया को बढ़ाते रहते हैं एक श्रृंखला के रूप में, इसीलिए इसे नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए अगर ये यूरेनियम 3 न्यूट्रॉन जो निकाल रहा है वो आगे 3 न्यूट्रॉन और यूरेनियम को अगर पर बौछार करते जाए कंटिन्यू, अब जब तक न्यूट्रॉन है तब तक वो यूरेनियम को क्या करेगा, हल्के नाभिकों में तोड़ता जाएगा, है ना। तो इससे हमको क्या चीज देखने को मिलेगी कि वो एक श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में आगे से आगे ब्रेक करता जाएगा। तो एक हमको चेन रिएक्शन आगे से आगे श्रृंखला के फॉर्म में यहाँ श्रृंखला अभिक्रिया जो है वो देखने को मिलती है जी। ठीक है ना। तो ये आगे से आगे न्यूट्रॉन जो है वो तोड़ते जाते हैं, यूरेनियम को 2 हल्के नाभिकों में विभक्त करते रहते हैं। तो इसीलिए एक श्रृंखला के रूप में हमको ऐसे देखने को मिलेगा, विखंडन अभिक्रिया जो है बढ़ती रहती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए अब देखिए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किसको बोलते हैं। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक हल्के तत्वों के संलयन द्वारा मध्यम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व का उत्पादन होता है और संलयन के समान ऊर्जा मुक्त होती है, उसे संलयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या है देखिए संलयन अभिक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक जो है संलयन द्वारा मध्यम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व का उत्पादन करते हैं। मतलब एक 2 छोटे मिलकर एक बड़े तत्व का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संलयन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। और साथ ही कुछ संलयन के समान ऊर्जा भी वो मुक्त करते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है देखिए, द प्रोसेस इन विच एन एलिमेंट विथ मॉडरेट एटॉमिक मास, द प्रोसेस इन विच एन एलिमेंट विथ moderate atomic mass is produced by the fusion of 2 or more than 2 light elements and energy release similar to that of the fusion. This is called nuclear fusion reaction. ठीक है ना। क्या होता है इसमें कि मॉडरेट एटॉमिक मास वाले जब 2 लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूजन के थ्रू अगर वो एक हैवी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं और उसी से सिमिलर एनर्जी भी क्या करते हैं अगर वो रिलीज करते हैं, तो इसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि देखो उदाहरणार्थ अगर देखें तो 2 न्यूट्रॉन जो है भारी हाइड्रोजन नाभिक जिनको बोलते हैं को संलयित करके एक ट्राइट्रॉन या ट्राइटियम का नाभिक बनता है या बनाया जा सकता है। इसके लिए अभिक्रिया निम्नलिखित है कि क्या है कि एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन से मिला और क्या मिल रहा है, एक ट्राइटियम और एक प्रोटियम मिल रहा है, और उसी के हिसाब से एनर्जी भी क्या कर रहा है वो रिलीज कर रहा है, कुछ बताया ना संलयन के समान ऊर्जा भी मुक्त करता है। अब यही अगर ट्राइटियम वापस ड्यूट्रॉन से मिले, इस प्रकार बने ट्राइटियम जो है वो वापस एक ड्यूट्रॉन से संलयित होकर क्या करता है, हीलियम नाभिक बनाता है। देखिए ट्राइटियम क्या हो गया, ड्यूटेरियम से मिला और क्या बनाया, एक हीलियम नाभिक जो कि अल्फा पार्टिकल के लगभग बराबर होता है, और साथ ही क्या कर रहा है, एक न्यूट्रॉन रिलीज कर रहा है और इतनी ही कुछ ऊर्जा भी क्या कर रहा है वो रिलीज या उत्सर्जित कर रहा है। तो ये है उदाहरण इसका संलयन अभिक्रिया का। देखो इसमें क्या हो रहा है, 2 हल्के नाभिक एक बड़े नाभिक में कन्वर्ट हो रहा है, वही वापस अगर ड्यूटेरियम वापस ट्राइटियम से मिलकर और भी बड़ा नाभिक बना रहा है। देखिए ठीक है ना। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस देखी और
रिएक्टिविटी क्या होती है, एवरेज लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ क्या होती है, उनसे इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। या तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर, नाभिकीय सलियन अभिक्रिया, इस पर उदाहरण भी आपको दे के पूछ सकते हैं कि कितनी ऊर्जा रिलीज करते हैं या किस हिसाब से करते हैं, ठीक है। या फिर आपको अर्ध आयु और औसत आयु के मध्य जो रिलेशन है उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। या फिर जो रेडियोएक्टिव डीके लॉ जो हमने लिया था, मतलब रेडिएक्टिव क्षय नियम जो हमने लिया था, ठीक है ना, तो उसके हिसाब उसके बेस पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए अगली क्लास में हम और भी पढ़ेंगे, तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए, धन्यवाद।